हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा बेटा, हम आईआईटी जेई मेंस एनटीए पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, मैं आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ये ना सोचें कि हमारा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, आपको यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का और किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें। तो देखिएगा, इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है। इस हैलाइड पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराना है। वन इक्विवेलेंट ए बनेगा ड्यूटेरियम, मतलब हैवी वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बी बनेगा सोडियम ईथर के साथ करेंगे, सी बनेगा, आपको बताना है प्रोडक्ट सी क्या होगा। तो देखिएगा सर, अगर मैं RX की रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा RF, फिर RCl, उसके बाद में RBr और उसके बाद में RI होता है। तो अगर हम इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है। क्यों? क्योंकि आयोडाइड ड्यू टू लार्ज साइज बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे मोर होती है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है सर? ब्रोमीन की रिएक्टिविटी मोर है। तो हमारा जो है ए है वो क्या होगा? तो Br और Cl पर जब हम मैग्नीशियम के वन इक्विवेलेंट की रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम Br के साथ रिएक्शन MgBr और ये बना देगा। इसका मतलब ये हो गया ग्रिग्नार रिएजेंट, जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब जो ग्रिग्नार रिएजेंट बना है उसका D2O के साथ रिएक्शन कराना है, DOD, जिसमें ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से ये आपका एसिड, मतलब ये जो बेस है, तो इसमें ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, ये बेस हो जाएगा। और ड्यूटेरियम यहाँ पर किसके रूप में आएगा? D+ प्रोटॉन के रूप में। तो ये पूरा पार्ट इसके साथ ऐड होकर हाइड्रोकार्बन के पार्ट में चेंज हो जाएगा और Mg के साथ Br। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखो आप, ये रिंग, ये क्लोरीन, यहाँ पर D आ जाएगा और आपके Mg और Br है उस पर OD ऐड हो जाएगा। तो देखो, इसमें A क्या था? A ये रहा, B क्या था? ये B रहा, और अभी इस B का सोडियम प्लस ईथर। आपको पता है सोडियम प्लस ईथर का मतलब क्या हो गया? ऊर्ज रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? ऊर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर हम इसका ऊर्ज रिएक्शन करेंगे। तो देखो, इसको मैं ऊर्ज रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। तो इसके ऊर्ज रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, 2 मोल सोडियम लूँगा और इसके 2 मोल लेंगे। अगेन यहाँ हमने क्लोरीन लगा दिया और ये बना दिया। अब देखो, क्लोरीन 1 पर है तो D 3 पर है, तो यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ मैं D लगा देता हूँ, यहाँ क्लोरीन है तो मैं यहाँ D लगा देता हूँ। यहाँ से ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से रिमेनिंग जो पार्ट है वो ऐड होकर इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर भी ड्यूटेरियम और यहाँ पर भी ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो इसमें जो आपका C प्रोडक्ट है वो ये होगा। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है? तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में आपका फर्स्ट ऑप्शन ये था रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaNH2 टू गिव सोडियम सोल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। आपको वो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जो NaNH2 के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिएगा बेटा, NaNH2 का जब हम डिसोसिएशन करते हैं तो यहाँ से NH2- बनता है और NaNH2 बेस है, और आपको पता है बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके ही सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। और उसने साफ साफ गिवन किया है कि कौन सा ऐसा है जो सोडियम का सोल्ट बनाएगा। तो NaNH2 में NH2 बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर ये बेस है तो इसके साथ एसिड रिएक्शन करके सोल्ट बनाएगा। तो अब आपको देखना है कि इनमें से एसिड कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में C2H2 एसिटिलीन गैस है, और एसिटिलीन गैस में ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो NaNH2 के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे? HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, सोडियम का सोल्ट बनाएंगे और साथ में अमोनिया। और अगर इसका एक्सेसिव मोल लेंगे तो ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन भी सोडियम से रिप्लेस हो जाता है। तो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, हाईएस्ट हीट होप हाइड्रोजिनेशन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इनके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं HOH हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इफ पाई बॉन्ड डिफरेंट, अगर पाई बॉन्ड डिफरेंट होते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही होता है बेटा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफरेंट होते हैं तो जिसमें जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी क्या होगा बेटा, उतना ही ज़्यादा होगा। फर्स्ट रूल तो ये होता है, फर्स्ट रूल है ये, रूल नंबर 1। अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में इफ़ पाई बॉन्ड सेम हो, अगर पाई बॉन्ड सेम होता है तो ऐसी कंडीशन पर बेटा HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। तो अब आप देखो, पहले हमारे पास जो ऑप्शनल में पाई बॉन्ड सेम है डिफरेंट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में पाई बॉन्ड सेम है, तो आपका फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। अब आपको पता है नंबर 2 का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करना है। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन को पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, अर्थात यहाँ पर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो नो कॉन्जुगेशन सिस्टम, यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है। सेकंड में देखो पाई सिग्मा पाई, ये आपके कॉन्जुगेशन सिस्टम में है, और अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम में है तो आपको पता है इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। इसमें देखो आप पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, तो इसके अंदर इस तरह से भी कॉन्जुगेशन है और इस तरह से भी कॉन्जुगेशन है, तो ये भी आपका स्टेबल होगा। और बेंजीन में तो ऑलरेडी रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन भी है, तो ये भी स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका B, C और D इन सभी में कॉन्जुगेशन हो रहा है, और कॉन्जुगेशन की वजह से ये सभी क्या है, मोर स्टेबल है। अगर ये सभी मोर स्टेबल है तो इनके लिए HOH की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। जबकि फर्स्ट स्टेबल नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, और कॉन्जुगेशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर ये अनस्टेबल है, तो इसके लिए HOH की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसके राय हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बट ये कॉन्सेप्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं हो। यहाँ पर 3 सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसका मतलब तो लीस्ट स्टेबल हो गया। अगर सभी में कॉन्जुगेशन नहीं होता तो फिर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो इज। ये आपको रिएक्शन गिवन है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करना है। आपको पता है डबल बॉन्ड पर HBr, अर्थात एल्कीन के ऊपर HBr का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसके लिए एंटी MKW एंटी मार्कोनियो रूल लगता है, और ये आपका FR-AR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो ध्यान रखना, एंटी मार्कोनियो रूल के अकॉर्डिंग होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है जिसके अंदर आपका इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखो जो आपके पास रिएक्टेंट गिवन है CH3C डबल बॉन्ड O CH, और ये अब ध्यान दें कि ये FR-AR है और एक होती है EAR। अगर विदाउट पेरोक्साइड करेंगे तो EAR होगा। EAR में सबसे पहले अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात सबसे पहले अटैक करेगा H+, जबकि फ्री रेडिकल एडिशन में जो सबसे पहले अटैक करेगा वो करेगा Br+। तो देखो अगर मैं इसका रिएक्शन कराता HBr विदाउट पेरोक्साइड और एक बार मैं करा रहा हूँ HBr विद पेरोक्साइड, तो HBr विद पेरोक्साइड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अटैक करेगा Br
और इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ से मैं दोनों फ्री रेडिकल बनाता हूँ, अर्थात इसका अटैक एक बार इस पर है और एक बार इसके ऊपर है। तो देखिएगा, हम जब यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाएंगे तो Br का अटैक यहाँ हो जाएगा और ये बन जाएगा। और इसी का सेकंड प्रोडक्ट बनाते हैं, जब इस पर अटैक कराता हूँ मैं तो CH3 इंटरमीडिएट CH यहाँ पर Br हो जाएगा और यहाँ फ्री रेडिकल हो जाएगा। अब देखो, ये भी बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है। ये आपका बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है और वो भी 2 डिग्री है, और ये भी आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। बट इस फ्री रेडिकल को मिथाइल का जो है +I और +I पर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है और ये लीस्ट स्टेबल है। अब बताओ, अगर ये मोर स्टेबल है तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मेजर, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माइनर। तो इसका मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो आपका ये होगा। जबकि अगर ये रिएक्शन HBr के साथ कराऊँ विदाउट पेरोक्साइड तो ऐसी कंडीशन पर वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट अटैक करेगा H+, इससे इंटरमीडिएट केटाइन बनेगा। तो इसमें भी 2 टाइप के केटाइन बनेंगे, उनमें से ये वाला केटाइन जो होगा, जैसे एक केटाइन तो ये बनेगा और यहाँ पर H आ जाएगा और ये, और एक केटाइन आपका ये वाला बनेगा। ये वाला, इनमें से ये वाला केटाइन मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों? ये केटाइन मोर स्टेबल है क्यों? क्योंकि इस वाले केटाइन को CH3 का +I और +I पर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका ये वाला होगा। अब आप देखो, दोनों के अंदर मेजर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि EAR E+ वाले में तो MKW रूल का फॉलो होता है विदाउट पेरोक्साइड के साथ, ये है विदाउट पेरोक्साइड। ये ध्यान रखना, विदाउट पेरोक्साइड है और ये पेरोक्साइड है। तो विदाउट पेरोक्साइड EAR होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में FRAR होता है। यहाँ इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनता है, यहाँ इंटरमीडिएट आपका वहाँ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है और यहाँ इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनता है। यहाँ पर फर्स्ट अटैक Br करता है, यहाँ पर फर्स्ट अटैक H करता है। दोनों में स्टेबिलिटी ही चेक करते हैं, यहाँ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, यहाँ इंटरमीडिएट आपका कार्ब कैटाइन, उनकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। बट दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे क्योंकि इसमें एंटी MKW और इसमें MKW का फॉलो होता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन में देखो आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बताना है। तो कार्बोनिल कंपाउंड पर ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड पे ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन है, अर्थात ये NAR है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे होगा रिएक्शन? देखो, ये रिंग है, डबल बॉन्ड O, या Cl है। सबसे फर्स्ट ग्रिग्नियर रिएजेंट में CH3- और MgCl+ का पार्ट है, तो ये अटैक करेगा यहाँ से, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव, इस पॉजिटिव वाले पार्ट पर अटैक करेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा OMgCl, मिथाइल और Cl। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं है। अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं है तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो इस कार्बन को प्रोवाइड करेगा और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा ताकि Cl इसके साथ MgCl2 बना ले। तो यहाँ से रिंग बन जाएगी। तो अब आप देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें एक ऑक्सीजन होगा। तो ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग का ये कार्बन, इस पर एक मिथाइल भी होगा, ये मिथाइल, और यहाँ से मैं 6 मेंबर रिंग बना रहा हूँ। ये 6 मेंबर 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग हो गई। और इसमें इस वाले कार्बन पे मिथाइल हो गया
और ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है? फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, डी आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इन 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड इच, अर्थात 5 ऑक्सो हेक्सोनिक एसिड में सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हेक्सेनोइक एसिड 1 2 3 4 5 6 और हेक्सेनोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH, 5 पर ऑक्सो 1 2 3 4 5। अब बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसमें काउंट करो कितने सिग्मा कितने पाई है। तो सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो कितने सिग्मा कितने पाई हुए? तो पहले सिग्मा और फिर पाई। तो पाई तो यहाँ पर 2 है। सिग्मा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सिग्मा 2 पाई और दोनों का सम कितना हो गया? 20। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H9Br, ये आपका इंटीजर का है, ऑप्शन इसमें नहीं है। C4H9 अर्थात N = 4 कार्बन है और इसका DU, अगर DU चेक करूँगा तो 2 × 4 नंबर ऑफ कार्बन प्लस का 2 माइनस का हाइड्रोजन माइनस का हेलोजन डिवाइड बाई 2, 4 2 जा 8 2 10, 10 में से 10 गया तो 0, तो DU 0 सिंगल बॉन्ड है। तो हमें पता है कि जब N = 4 होते हैं तो 4 कार्बन की 2 फॉर्म होती है। एक तो हो जाएगी N ब्यूटेन और एक होती है बेटा आइसोब्यूटेन, 2 फॉर्म होती है 4 कार्बन की। अब आप देखो इस 4 कार्बन पे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। 2 टाइप के कार्बन है तो यहाँ से 2 टाइप के आइसोमर्स बनेंगे। तो एक आइसोमर्स तो आपका बनेगा ये वाला और एक आइसोमर्स आपका बनेगा ये वाला, 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और आइसो में आप देखो, आइसो में ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यहाँ भी 2 टाइप के कार्बन है तो यहाँ पर भी आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1 डिग्री से और एक 3 डिग्री से। तो बताओ टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा? 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, बट हमें इसमें ऑप्टिकली एक्टिव बताना है। तो देखो फर्स्ट में इस कार्बन में से किसी की भी 4 वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, इसलिए रॉन्ग। बट आपका सेकंड आंसर राइट है। आप देखो इसमें यहाँ पर मिथाइल है, इस कार्बन पे Br है, हाइड्रोजन है, इधर इथाइल है, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। C ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा इसमें क्योंकि इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इसमें भी कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1। तो इसका आंसर लिखेंगे हम 1.00। इसी के साथ आपका बेटा ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।